वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सो आज डॉक्टर हैदर अब्बासी हमारे मेहमान हैं। डॉक्टर साहब गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू के बारे में बात करने वाले हैं जो पाकिस्तान में जिसे कहते हैं एंडेमिक तो कम से कम ज़रूर है, इतना फैल चुका है। ये हर दूसरा तीसरा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का शिकार है और बताते भी नहीं हैं हम एक दूसरे को। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि हमें कैसे पता चले और हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं इस मर्ज से। अस्सलाम वालेकुम और खुशामदीद, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। बहुत शुक्रिया। हेपेटाइटिस जो है एंडेमिक पाकिस्तान में, इसके इतने ज़्यादा फैल जाने की आपके ख्याल में क्या वजह है? देखिए, हेपेटाइटिस जो इतना ज़्यादा हो गया, मेरा ख्याल है इसकी एक वजह तो यही जो जैसे आपने बताया कि प्रॉपर तशख़ीस नहीं होती। जैसे फैमिली में एक बंदे को है तो जब उसको पता ही नहीं होगा तो वो दूसरों को कैसे बचाएगा। वो फिर माँ से बच्चे में जाता है, मियाँ बीवी में लग सकता है, फिर बहन भाइयों में लग सकता है, फिर वो साथ जब एक्सपोजर होता है आपका, कहीं ब्लड लग गया आपका या आप कहीं जाते हैं हेयर कट करवाने या शेव करवाने जाते हैं, लड़कियां पार्लर्स में जाती हैं, नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग, बहुत सारे प्रोसीजर्स जो हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स जब हो रहे होते हैं, वो जो स्टाफ है अगर वो ख़ुद इन्फेक्टेड है या फिर आपकी ब्लड ट्रांसफ्यूज़ जब होती हैं तो वो अगर प्रॉपर स्टरलाइजेशन नहीं हुई, उसकी प्रॉपर स्क्रीनिंग नहीं हुई ब्लड की, तो ये सारे जो हैं ये सोर्सेज बनते हैं इसके। फिर हमारे यहाँ एक आपने देखा होगा कि जैसे किसी ने डेंटिस्ट के पास जाना है तो वो एक सड़क किनारे शायद बैठा होगा बंदा, उसके पास दांत का काम करवाने चला जाएगा। तो जब आप स्टरलाइजेशन का और स्क्रीनिंग का ख्याल नहीं करेंगे और आपको पता ही नहीं है तो वो फिर आप ख़ुद तो लेते ही हैं, आगे अपनी फैमिली को भी, अपने फर्दर जिन लोगों के साथ आपको एक्सपोजर होगा आप उनको भी दे रहे होते हैं। तो जब आपको अवेयरनेस भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, तो इस वजह से फैल रहा है। हेपेटाइटिस होता क्यों है, इसकी क्या वजूहात होती हैं? हेपेटाइटिस दो तरह से हम इसको करते हैं। एक होता है जो एक्यूट हेपेटाइटिस कराते हैं, कुछ वायरस होते हैं जैसे A और E है जिसको पीला यरकान कहा जाता है। कुछ वायरसेस हैं जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस करते हैं जिसको काला यरकान कहा जाता है, जिसमें ज़्यादा कॉमन B और C है। ये वायरस हैं और ये ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं, जो बॉडी सिक्रीशंस हैं, उनसे ट्रांसमिट होते हैं। सिर्फ ब्लड या बॉडी बाकी ब्लड एंड बॉडी सिक्रीशंस जो हैं उनसे भी, मेनली ब्लड, लेकिन बॉडी सिक्रीशंस से भी हेपेटाइटिस B और C ट्रांसमिट हो सकते हैं। यानी थूक से, जी, सलाइवा से भी जा सकते हैं, सलाइवा से। अच्छा, तो इनमें तो चूँकि रूट ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो मेनली ब्लड है। जो हेपेटाइटिस A और E हैं जो कि पीला यरकान करवाते हैं, वो ज़्यादा लंबा अरसा नहीं चलते, वो 4-6 हफ्ते में क्लियर हो जाते हैं। वो आलूदा पानी से और आलूदा खुराक से ट्रांसमिट होते हैं। ठीक है। तो उनके बारे में तो हम ज़्यादा कंसर्न इसलिए नहीं होते कि अमूमन वो खुद ही, जैसे पीला यरकान होता है 4-6 हफ्ते का टाइम गुजरता है, वो खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों में वो भी पेचीदा हो जाते हैं, फिर उनको इवन ICU तक पहुँचते हैं, लिवर फेलियर हो जाता है उनमें भी। लेकिन जो हेपेटाइटिस B और C जो ये हमारे लिए ज़्यादा परेशान कुन इसलिए हैं कि ये खामोश कातिल हैं, इनमें कोई अलामात नहीं आती। जैसे हेपेटाइटिस A और E है, पीला यरकान है, आपकी आंखें पीली होंगी, देखने वाले आपको बता देंगे और फ़ौरन आपको हॉस्पिटल भी ले जाएंगे, आपको भी पता होगा मैं बीमार हूँ। हेपेटाइटिस B और C का ये प्रॉब्लम है कि इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है कि इसकी कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है जिससे आपको पता चले कि मुझे ये हो गया। जैसे खुदा न खास्ता आप कहीं एक्सपोज हुई हैं, आपने कोई प्रोसीजर कराया, आपको हेपेटाइटिस B या C ट्रांसमिट हो गया, तो आप में कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं आएंगे कि आपको पता चले कि मैं जाके अपना टेस्ट करवा लूँ। तो आप सालों इसके साथ रहते हैं। 2-3 साल पहले जो एक वर्ल्ड हेपेटाइटिस का डे का थीम था वो था फाइंड द मिसिंग मिलियंस। तो वो यही था कि हमने सब लोगों की स्क्रीनिंग करनी है और उन मिलियंस ऑफ पीपल को हमने ढूंढना है जो पॉजिटिव हैं और उनको नहीं पता कि मुझे हेपेटाइटिस B या C है। ये कैसे हो सकता है कि आप बीमार हो और आपको पता ना हो? क्या कोई अलामात नहीं आती, किसी तरह का कुछ पता नहीं चलता? बिल्कुल कोई अलामात नहीं आती। अलामात तब आती हैं जब ये आपका जिगर डैमेज कर चुका होता है। अच्छा, एज लॉन्ग एज ये आपके ब्लड में है, अभी आपने इसके जिगर को कुछ नहीं कहा, जिस स्टेज में मैं ट्रीट करने का फ़ायदा भी है, उस वक्त कोई अलामात नहीं आती। कुछ मामूली सी अलामात आ सकती हैं जैसे जी मत लाना या जिस्म में दर्द होना, लेकिन ये कोई ऐसी अलामात नहीं है कि आप इनकी बेस पे जाकर सिर्फ हेपेटाइटिस का टेस्ट कराएंगे। कोई स्पेसिफिक इसकी कोई सिम्टम्स नहीं आते। तो इसी वजह से इसको साइलेंट किलर कहा जाता है। 15-20 ईयर्स का भी ये टाइम ले सकता है कि आप इस साथ ये रह रहा हो और फिर एक दिन अचानक आपको घर वाले उठा के इमरजेंसी में लेके जाते हैं कि इनको तो एकदम से खून की उल्टी हुई है या इनके पेट में पानी पड़ गया।
तो वो उस वक्त मरीज़ कह रहा होता मुझे तो पूरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो बिल्कुल सेहतमंद था, लेकिन उसको ये नहीं पता होता कि 15 साल से मेरे साथ रह रहा था, अब जाके इसने मेरा जिगर डैमेज कर दिया, ये आहिस्ता आहिस्ता करता रहा डैमेज, अब वो स्टेज पे पहुंचा है कि मेरा जिगर डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से ये अलामात आई और मुझे आज हॉस्पिटल। उस वक्त आपको ट्रीटमेंट का कुछ ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि देखें एक चीज़ डैमेज हो चुकी है, उस वक्त आप ट्रीट तो करते हैं, लेकिन जो डैमेज हो गया वो रिवर्स नहीं होगा। जिगर आपका जो सुकड़ चुका है वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता अनलेस कि आप ट्रांसप्लांट करवाएं। तो बर वक्त तशख़ीस और इलाज ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे चूँकि बात हुई है तो मेरे जहन में ना साथ साथ फ्लैश कर रहा था कि हमारे यहाँ पर जो लोग अपने अज़ा की डोनेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। हालांकि एक बंदा अगर अपना जिगर जो है वो डोनेट करता है तो उससे कितने उसके पीसेस जो हैं वो कितने लोगों में लगाए जा सकते हैं, वो आप बताएंगे कितने लोगों में लगाए जा सकते हैं। और चूँकि इसके अंदर ये एबिलिटी होती है लिवर के अंदर कि ग्रो कर जाता है, तो इस तरह से बहुत सारे लोग जिनको कि फिर जिगर की ज़रूरत होती है तब्दीली की और इस मसले की वजह से, तो वो बच सकते हैं या कैंसर्स की वजह से, है ना। देखिए जो जिगर ट्रांसप्लांट है, आपने बड़ी अच्छी बात की, लोगों को अपने अज़ा डोनेट करने चाहिए, लेकिन वो तो बहुत आगे की बात है। देखिए उस पर एक तो एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है, हमारे लिए मुश्किल है कि हम इतना अफोर्ड कर सकें कि हर बंदे का जितने हमारे मरीज़ हैं ट्रांसप्लांट किया जाए। फिर एक बड़ा प्रोसीजर, एक सर्जरी है, फिर आपको पोस्ट प्रोसीजर भी बड़े अरसे तक मेडिसिन खानी पड़ती हैं और बड़ा ख्याल करना पड़ता है, फिर ये सक्सेसफुल होता है या नहीं होता। जो आपने कहा कि कितने लोगों को कर सकते हो, वो फिर डिपेंड करता है कि आप बच्चे में ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, बड़े में, वो साइज़ पे, इन सारी चीज़ों पे। लेकिन ये तो बहुत आगे की चीज़ें और ये पेचीदा है, ये तो बिल्कुल एंड। हम क्यों ना इसकी प्रिवेंशन के लिए करें कि अगर हम समहाउ अगर हम स्क्रीनिंग करते हैं और पॉजिटिव जो लोग हैं उनको हम पिक करके हम ट्रीट करते हैं और इसकी ट्रांसमिशन रोक देते हैं, तो हम तो स्टेज की तरफ जाएंगे ही नहीं। तो ये बड़ा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। उसमें मेरा ख्याल है कि सबसे ईजी जो चीज़ है, हर बंदे को चाहिए कि साल में एक दफ़ा अपना हेपेटाइटिस बी और सी का स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें। ये सिर्फ LFTs में नहीं मेंशन होगा, नहीं पता चलेगा? नहीं, देखें LFT से कुछ ज़्यादा नहीं पता चलेगा, क्योंकि LFTs मामूली से बड़े हुए हो सकते हैं, वो किसी भी और कंडीशन में भी बड़े हुए हो सकते हैं। सिर्फ आप हेपेटाइटिस बी और सी की स्क्रीनिंग करवा लें, आपको ये पता चल जाए कि मैं नेगेटिव हूँ, तो बस आप रिलैक्स रहेंगे। साल में कोई ज़्यादा महंगा टेस्ट नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी सरकारी अस्पतालों में किया जाता है, कैंप्स भी लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप इवन जो इसका आफ्टर इफेक्ट्स आप देखें ना, कि फिर जो मुझे दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, ये जो तकलीफ़ होगी, जो ट्रांसप्लांट की चीज़ें होंगी, जो मेरी फैमिली सफ़र करेगी, फिर मैं जो ट्रांसमिट कर रहा हूँ अपनी, उन चीज़ों को अगर आप वे करें तो साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवाना मुफ्त है। तो आप एक दफ़ा ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। सब लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवा लिया करें साल में। ठीक है, तो यही एक तरीका है, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है जिससे आप इसको पिक कर सकें, ताकि इन केस आपने कहीं से कैच किया तो फ़ौरन आपको ट्रीट कर दिया जाए। जी, स्पेशली एक ऐसे मुल्क में जहाँ पर हम कह रहे हैं एंडेमिक है, यानी इतना ज़्यादा इसका फैलाव है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ गुर्दे और जिगर के और शुगर, ये 3 अमराज ऐसे हैं कि जिसमें तो हम दुनिया में जो है टॉप ऑफ द लिस्ट हैं कि। और इसमें एक जो और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो डॉक्टर्स हो गए, पैरामेडिकल स्टाफ हो गए, आप किसी लैब में गए, जो लोग आपका सैंपल ड्रॉ कर रहे हैं, आपको नर्सेस कैनुला पास कर रहे हैं, उनको भी ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है। उनको तो चलें कुछ ट्रेनिंग भी दी जाती है, रिकमेंडेड है कि उनकी वैक्सीनेशन हुई होनी चाहिए अपनी, कि वो बड़ा ख्याल करें कि हर दफ़ा नई नीडल इस्तेमाल की जाए, नई सिरिंज इस्तेमाल की जाए। बड़ा एहतियात करें कि एक बंदे को भी आपने अगर वायरस दे दिया है, तो जैसे एक अच्छा काम करते हैं तो वो सदका जारिया बनता है, तो ये आपके लिए गुनाह जारिया बन गया। अब आपने एक बंदे को वायरस दिया है, उससे आगे पता नहीं फैमिली में कितने लोगों को लगेगा, कितने लोगों की लाइफ ख़राब हो। इन लोगों को तो जो पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स हो गए, इनको तो फिर भी थोड़ा सा एजुकेट किया जाता पता होता है, लेकिन इससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बार्बर्स हैं, बार्बर शॉप्स हैं, सैलून्स हैं, ये जहाँ पे नोज़ पियर्सिंग, ईयर पियर्सिंग और आजकल बहुत से कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स किए जाते हैं। तो एक तो जो लोग ये प्रोसीजर करवाने जाएं, वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें, और उन लोगों का भी, जैसे आप हजामत करवाने गए हैं तो आप इंसिस्ट करें कि आपके सामने नया ब्लेड यूज़ करें। कोई आपको लगता है कि कहीं चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो आप उसको वहाँ पे टोकें। सिर्फ अपने लिए नहीं, किसी और पे भी यूज़ हो रहा है तो उसको वहाँ पे आप रोकें। और उन लोगों की भी जो है अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उसके लिए तो कोई इशू नहीं है, ब्लेड दोबारा यूज़ कर दिया तो क्या हो गया, लेकिन उसको नहीं पता कि ये थोड़ा सा ब्लड जो मैं किसी एक बंदे का दूसरे को लगा रहा हूँ,
और हो सकता है वो मुझे खुद भी लगे, तो वो एक फिर साइकिल होता है, वो फिर एक बंदे को नहीं, वो फिर फैलता जाता है, इसी तरह स्प्रेड कर रहा है। सही। तो अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमें ट्रीटमेंट की फिर ज़रूरत ही ना पड़े, पहले तो हम इसके स्प्रेड को रोकें। ठीक। फिर स्प्रेड के बाद ये कि अगर आप स्क्रीनिंग करवाते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, बिलखसूस वो लोग जो अक्सर प्रोसीजर्स करवाते हैं वो तो ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, और पॉजिटिव आए तो टाइमली ट्रीट कराएं उसको। एक डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ये जो ड्रिप और हर चीज़ पे इंजेक्शंस लगवाने का कल्चर है, स्पेशली उन्हीं इलाकों में और उन्हीं लोगों में ज़्यादा है जो ज़्यादा जहाँ पे इसका फैलाव है। तो मेरा ख्याल है गैर ज़रूरी तौर पे तो इंजेक्शन बिल्कुल ना लगवाया जाए, और गैर ज़रूरी तौर पे ड्रिप जो है में कमज़ोरी हो गई तो ड्रिप लगा दी है, इसको भी बिल्कुल स्नब किया जाए, क्योंकि हमें बाज़ात ये भी नहीं पता रिसाइकिल हो रही हैं चीज़ें, नई हैं, वो किट भले आपके सामने नई है लेकिन वो किट कितनी ऑथेंटिक है, कितनी जो है वो सही है, हमें इसके बारे में भी अंदाज़ा नहीं है। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। एक स्टडी हुई थी जिसमें पता चला था कि ज़्यादातर जो ड्रिप्स और इंजेक्शंस सरकारी अस्पतालों की एमरजेंसीज़ में लग रहे होते हैं वो गैर ज़रूरी होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमारे यहाँ स्पेशली गाँव में ये बहुत कॉन्सेप्ट है जो हमारे बड़े हैं कि जब तक ड्रिप नहीं लगेगी हम ठीक नहीं होंगे। हाँ जी। तो वो अगर एक डॉक्टर कहता है कि आपको ड्रिप या टीके की ज़रूरत नहीं है, तो वो फिर बहस करते हैं, मुतमईन नहीं होते, वो फिर किसी दूसरे डॉक्टर के पास चले जाते हैं। हाँ, जो जो बनता मेरे ख्याल में मुंह से खा सकता हो उसको ड्रिप नहीं लगानी चाहिए। इसी तरह आपको अगर आप ओरल मेडिसिन ले सकते हैं तो जितना भी हो सके आप ड्रिप और इंजेक्शन से बचें। ये जो आप समझ रहे हैं कि मुझे ताकत की ड्रिप लग रही है, या आप बहुत सी बीमारियां कैच कर रहे हैं। तो देखने वालों को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी गैर ज़रूरी ड्रिप के लिए, टीके के लिए, जितना इन चीज़ों से आप बच सकते हैं, जितने प्रोसीजर्स हैं उनसे जितना आप अपना एक्सपोजर कम कर सकते हैं, बच सकते हैं, बचें। यानी हर वो चीज़ जिसमें आपके जिस्म पे कट लगना है या कोई चीज़ आपके जिस्म के अंदर दाखिल हो रही है, आपको उन सब रूट्स के बारे में बहुत अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि वायरसेस के आपके जिस्म में जाने के रूट्स वही हैं जहाँ से वो आपके जिस्म में ओपनिंग लेते हैं और एंटर होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर खुदा ना खासा फैमिली में किसी को ये है तो जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं वो कैसे इससे बच सकते हैं? अच्छा, अब ये है कि जो हेपेटाइटिस बी और सी है, ये चूँकि मैंने बताया कि सिर्फ ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट से ट्रांसमिट होता है, तो इसमें आपने उसको बुरा भी नहीं फील कराना। आपके अगर एक फैमिली मेम्बर को है तो ये नहीं कि आप बर्तन अलग कर लें, खाने पीने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो आपने ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना कि सारी चीज़ें उससे सेपरेट कर लें। उसमें सिर्फ आप देखें उसका एक्सपोजर किसके साथ है। अगर उसके हाथ को कहीं कट लगता है, कहीं खून बहता है, तो उससे आपने बचना है कि फिर आपको प्रिक ना हो, ठीक। उसको आप अच्छी तरह ब्लीच से साफ़ कर दें अगर कहीं ब्लड गिरता है। एक तो इस चीज़ का ख्याल करें कि ब्लड ना लगे आपको। दूसरा, जैसे मदर से अब वो प्रेग्नेंट हुई तो बेबी में जाना है, उसमें फिर ये होता है कि जब आप डॉक्टर के पास गए होते हैं, आपके टेस्ट हुए होते हैं, तो उसमें बचाने का ये तरीका होता है कि अमूमन जो लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, आखिरी 3 माह होते हैं, उनमें टेस्ट करके देखा जाता है कि जरासीम की तादाद कितनी है। अगर वो ज़्यादा हो तो मदर को टैबलेट शुरू कर दी जाती है ताकि वायरस कम से कम ट्रांसमिट हो। फिर जैसे ही बच्चा पैदा होता है 72 आवर्स के अंदर उसको कुछ हिफाजती इंजेक्शन लगा दिए जाते हैं। एक तो वैक्सीनेशन तो लगती ही है, उसको स्पेशल कुछ टीके भी लगा दिए जाते हैं ताकि हम जितना मिनिमाइज़ कर सकें एक्सपोजर का रिस्क वो करें। इसके अलावा ये कि हस्बैंड वाइफ में भी चूँकि चांस होता है, तो जब कोई पॉजिटिव आए तो वो ज़रूर अपने स्पाउस की पहले टेस्टिंग करवाए कि अगर सपोज वाइफ पॉजिटिव आई है तो वो हस्बैंड का टेस्ट करवाए, ये नहीं कि उससे छुपाए। अगर तो वो ऑलरेडी पॉजिटिव क्या, तो उससे इसको लगाओ। अगर वो ऑलरेडी पॉजिटिव है फिर तो कोई बात नहीं, फिर तो दोनों अपनी ट्रीटमेंट करवाएं। अगर वो पॉजिटिव नहीं है, सेम अगर हस्बैंड पॉजिटिव है तो वाइफ करे, वो नेगेटिव है तो वो अपनी वैक्सीनेशन करवा ले। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, हेपेटाइटिस बी की इफेक्टिव वैक्सीनेशन अवेलेबल है। तो जहाँ मैं स्क्रीनिंग की बात कर रहा हूँ वहाँ ये भी एक हम कर सकते हैं। वैक्सीन कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। हेपेटाइटिस बी की चूँकि वैक्सीन अवेलेबल है, तो आजकल तो हमारे जो EPA स्केड्यूल है उसमें शामिल हो गया है, बच्चों को लग रही है, लेकिन हमारे वक्तों में ये नहीं था। तो सारे लोग जो आजकल अडल्ट्स हैं उन्हें अपना हेपेटाइटिस बी सी का टेस्ट करवाएं। अगर बी नेगेटिव है तो आप अपने आप को हिफाजती वैक्सीन लगवा लें ताकि आप बी से तो बचें, बाकी सी के लिए एहतियात होगी। अगर आप पॉजिटिव हैं, आपको हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव, फिर तो आपको वैक्सीन लगवाने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि आपको वो इन्फेक्शन हो चुका है। तो यही 2 चीज़ें जिससे आप बच सकते हैं। अच्छा, और इसके अलावा आप समझते हैं कि इलाज में कुछ ऐसा अभी तक हो सका हो कि जिसके साथ इसको प्रोलॉन्ग किया जा सके, जैसे कि मुकम्मल लिवर डैमेज तक की नौबत ना आए अगर आपको हेपेटाइटिस सी हो ही गया? जी अच्छा, अगर तो हेपेटाइटिस सी है तो इसकी आजकल ओरल मेडिसिन हैं, अमूमन 3 माह का कोर्स होता है और कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है और तकरीबन 95 to 100% रिजल्ट आ रहे हैं। अगर आपका हेपेटाइटिस सी हुआ है, आपने तशख़ीस कराई, आपने गोलियां खा ली, आपका हेपेटाइटिस सी नेगेटिव हो गया, आपका जिगर बच गया, आपको कुछ भी नहीं हुआ, आप ऐसे ही जैसे नॉर्मल बंदा हो। ठीक है।
जो लेकिन आप कैरियर हैं उस वक्त भी? हेपेटाइटिस सी के आप कैरियर भी नहीं रहे, ठीक है, वो क्लियर हो गया, ख़त्म। सही। जो हेपेटाइटिस बी है उसमें जो आप बात करें उसमें थोड़ा सा इशू ये है कि वो बी आपके साथ हमेशा रहता है। हेपेटाइटिस बी को आप क्योर नहीं कर सकते, ट्रीट कर सकते हैं, उसमें हमें मॉनिटरिंग करनी होती है। अगर तो हम टेस्ट करा के देखते हैं आपका जरासीम इतना है कि आपको इलाज की ज़रूरत है, उसमें गोली शुरू कर दी जाती है। उससे भी आप जब गोली खाएंगे आपके जरासीम कम होंगे, आपका जिगर बचा रहेगा। अगर आप कैरियर स्टेट में आपको गोली की ज़रूरत नहीं है तो फिर हम फ्रीक्वेंटली कुछ इंटरवल्स पे आपको चेक करते रहते हैं कि उम्र के किसी हिस्से में अगर वो एक्टिव होता है, जरासीम ज़्यादा होते हैं, तो आपका इलाज शुरू कर दिया जाए। अगर आप ट्रीटमेंट लेते हैं हेपेटाइटिस बी की तो आप जिगर को तब भी बचा सकते हैं, हेपेटाइटिस सी है तब भी आप बचा सकते हैं। तो आप ट्रीटमेंट से अपने जिगर को बिल्कुल बचा सकते हैं ताकि कैंसर का रूप इख्तियार न करें। बिल्कुल सही। अच्छा, अब डॉक्टर साहब, अगर ये इतना आसान है सारा कुछ, तो इतना हमारे यहाँ फैलाव जो है, ये क्या सिर्फ गफलत और लापरवाही है, या ये एक क्रिमिनल एक बात भी है कि एक बंदे को है और वो उसके बारे में दूसरों को नहीं बता रहा, जबकि वो जानता है कि ये मर्ज़ फैल सकता है और जिस तकलीफ़ में वो ख़ुद मुब्तला है, पता नहीं कितने और लोग जो हैं वो उस तकलीफ़ में मुब्तला हो सकते हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये चीज़ है कि अक्सर लोगों को तो पता ही नहीं है। जब आपने टेस्ट ही नहीं करवाया तो आपको क्या पता, तो आपको पता होगा तो आप बाकियों को उससे बचाएंगे। दूसरी बात ये कि हमारी शायद चूँकि अवेयरनेस कम है या प्रायोरिटीज़ डिफरेंट है, अब हम बड़े बड़े प्रोसीजर करवाने के लिए तैयार हो जाएंगे, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स कराने के लिए तैयार हो जाएंगे, लेकिन हम स्क्रीनिंग के लिए तैयार नहीं होते। तो हमें जब हम अपनी प्रायोरिटीज़ चेंज करेंगे, हम देखेंगे इसका हमें नुकसान क्या हो सकता है, और ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं तो फिर हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये इतना इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ना सिर्फ हमारी बल्कि हमारे घर वालों की भी ज़िंदगी जो है वो मुश्किल में डाल सकता है। तो साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवाएं, और जितना भी हो सके ऐसे प्रोसीजर्स जिसमें प्रिक हो रहा है, जैसे आपने की, या कहीं से एक्सपोजर हो रहा है, उसको अवॉइड करें जितना हो सके, क्योंकि बेशक वो चीज़ें नई भी यूज़ की जा रही हूँ, फिर भी वो आप वाली बात है कि आप यू नेवर नो कि इसमें ये कहीं से रीसाइकिल होके आई हैं या क्या हो रहा है। तो बेहतर है कि आप एक्सपोजर ही ना करें। बिल्कुल सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर वाइंड अप करना हो हमने इसको, तो मैं चाहूँगी कि आप हमें बता दें कि अगर हमने अपने जिगर का ख्याल रखना हो, और आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी हैं और गट हेल्थ का भी, तो वो कौन से ऐसे टेस्ट हैं कि जो हमें लाजमी करवाने चाहिए ताकि हम अपनी इन दोनों चीज़ों के बारे में कम से कम आगाह रहें और बर वक्त इलाज करवा सकें? अच्छा, टेस्ट से ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ मैं कहूँगा कि एक तो ये जो सड़क किनारे मशरूबात मिल रहे होते हैं, खुली चीज़ें मिल रही होती हैं, ये बिल्कुल ना खाएं। ये आप पीला यरकान करने की एक वजह बनती है। दूसरा ये है कि साल में एक दफ़ा अपना हेपेटाइटिस बी और सी का ज़रूर टेस्ट करवाएं। तीसरा ये कि हमारे यहाँ आजकल नशा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें भी ड्रग्स इंजेक्ट की जाती हैं, वो भी इसका सोर्स बन रहा है। जो लोग शराब नोशी करते हैं वो भी जिगर डैमेज करती है। अल्कोहल भी लिवर को ऐसी डैमेज करती है जैसे हेपेटाइटिस डैमेज करते हैं। वो पेशेंट भी अच्छे खासे रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा फैटी लिवर जो है, जिन लोगों का वज़न ज़्यादा होता है, या कई लोग होते हैं जिनका वज़न नहीं भी ज़्यादा होता लेकिन जेनेटिकली उनको फैटी लिवर होता है, उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, उनको चाहिए कि अपना चिकनाई और मीठा कम इस्तेमाल करें, अपने फैटी लिवर को कंट्रोल करें, क्योंकि वो भी बिलाखिर जाके आपके जिगर को डैमेज कर सकता है। तो एक तो इस तरह सड़क किनारे मशरूबात ना लें, कहीं से भी आप कोई इंजेक्शन ड्रिप गैर ज़रूरी ना लगवाएं, कोई प्रोसीजर जो है जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है वो ना करवाएं, और अपनी टेस्टिंग करवाएं साल में एक दफ़ा। अगर आपको हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ तो अपनी वैक्सीनेशन करवा लें, और हेपेटाइटिस सी के लिए तो वैक्सीन नहीं है लेकिन आप टेस्टिंग करवा सकते हैं। ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे आप अपने जिगर को बचा सकते हैं। और फिर इंजेक्शंस की जहाँ बात हुई, गैर ज़रूरी मेडिसिन भी ना खाएं। हम ऐसे भी देखते हैं कि ड्रग इंड्यूस लिवर डिजीज़ भी होता है कि आपने गैर ज़रूरी एंटीबायोटिक्स ली, गैर ज़रूरी मेडिसिन ली, कुछ देसी अद्वियात ली, कुछ ऐसी मेडिसिन भी होती हैं जिनमें पता ही नहीं होता इनमें डला हुआ क्या है। वो आपके लिवर को ऐसे डैमेज करती हैं कि हम सारे टेस्ट कर करके थक जाते हैं और पता नहीं चल रहा होता कि ये जिगर को हो क्या रहा है। तो गैर ज़रूरी जितनी भी ट्रीटमेंट्स हैं, टेस्ट हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करें। ये जो चीज़ें, इनसे कुछ ये करके आप अपने जिगर को बचा सकते हैं। आपने बीच में फैटी लिवर का जिक्र कर दिया है, तो फैटी लिवर भी एक बहुत कॉमन कंडीशन होती जा रही है। ये क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है और इससे कैसे बचा जा सकता है? इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपना वेट जो है वो अच्छा रखें। हमारी जो डाइट है और जो हमारी लाइफस्टाइल है वो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काज है। अगर आपका सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और आप फास्ट फूड और ये चीज़ें ज़्यादा खा रहे हैं तो डेफिनेटली आप इसको फैटी लिवर को इनवाइट कर रहे हैं। तो इसमें यही है कि अपना वेट जो है वो चेक में रखें कि वेट मेरा ठीक रहे। ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें जैसे चिकनाई हो गया, मुर्गन ग़ज़ाएँ हो गई, मीठा हो गया। तो
तो ये कुछ चीज़ें जिनसे आप, अगर आप अपना 5 to 7% वेट लॉस करते हैं तो आप फैटी लिवर को कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर 10% वेट लॉस करते हैं तो डेफिनेटली ये रिवर्स हो जाता है। अच्छा, तो ये तो आपके इख्तियार में है। सही। जैसे बाकी तो चलें आपको मेडिसिन चाहिए और ये चीज़ें, तो ये तो सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल से है। ये सिर्फ वजन कम करने वजन से कम आप- करने से, अपनी डाइट अच्छी रखने से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच, Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे डॉक्टर साहब, और आपने हमें आज जिगर के बारे में और ख़ासतौर पे हेपेटाइटिस बी और सी के बारे में अवेयरनेस दी। डॉक्टर हैदर अब्बासी का शुक्रिया अदा करते हुए हम यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए, आओ फिर से